हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टीजीटी मेडिकल क्लासेस। तो ये जो आपकी क्लास होने वाली है ये मेडिकल टीजीटी के लिए स्पेसिफिकली कमीशन के लिए होगी और ये आपकी पहली क्लास होगी जो है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इन क्लासेस इन सीरीज से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर डिस्क्रिप्शन या लिंक्स वो सारे आपको नीचे लिख कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ऑल्दो ये थोड़ा सेंटर में आता है बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। तो इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि आपको टॉपिक का नाम ही बोल रहा है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में कि कैसे हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स बच्चों में जाते हैं और फिर बच्चे जब फर्दर आगे रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके बच्चों में कैरेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली आप एनसीईआरटी देखोगे तो वो डायरेक्ट मेंडल से स्टार्ट करता है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, बट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल बिगिनिंग से, सेल से। ठीक है, अब सेल क्या चीज़ है हम सभी को पता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना। अब सेल से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखो बेसिकली जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना चाहता है, ठीक है, कोई भी इंसान है या कोई स्पीसीज ले लो, कोई भी एनिमल सरवाइव करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस करके क्या करना पड़ेगा? प्रोजेनी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तभी जब वो खत्म हो जाएगा पेरेंट तो उनके प्रोजेनी आगे कंटिन्यू करेगी। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अब जब हम रिप्रोड्यूस करने लगे तो एक नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बता देती हूँ वो भी। जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई भी इंसान जब रिप्रोड्यूस करता है तो हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स। देखो ये प्री रिक्विजिट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब जो भी यहाँ पे हम काम देखेंगे, जेनेटिक्स का जितना भी काम है, ग्रेगर मेंडल ने जो भी काम किया वो सारा कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सेल्स से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स बस रिप्रोडक्टिव सेल्स से बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सोमैटिक सेल्स से रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे हैं। होता क्या है, रिप्रोडक्शन जब हो रही होती है तो रिप्रोडक्टिव सेल्स से होती है, वहीं से शुरुआत होती है बच्चे बनने की, प्रोजेनी बनने की, और फिर वो बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो फिर आगे सोमैटिक सेल्स बन जाते हैं कुछ एक। अब डिफरेंस क्या है? सोमैटिक सेल्स हो गए आपके बालों में, आपके बोन्स में, आपके हेयर में, स्किन में, आई में, आपका जितना भी पूरा बाकी पोर्शन है वो सब कुछ क्या है? सोमैटिक सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, तो आपके चाहे फ्लैश हो गई, बोन होगी, ब्लड हो गया, सब कुछ सोमैटिक सेल्स से बना है। बट जो आपके रिप्रोडक्शन में यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्रस हो गया या टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स से बनी होती हैं। ठीक है, तो जो आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो मेन गमीट्स निकलते हैं दैट इज एग, जो कहां से निकलेगा? ओवरी से। हम उसको रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और फीमेल्स में एग हो गया, मेल्स में क्या हो गया? स्पर्म्स। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। अब ये फ्यूज करेंगे और फिर बनाएंगे ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म। जब ये पूरा ऑर्गेनिज्म बनने लगता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि एग और स्पर्म है वो फ्यूज हो गए तो बस उन्होंने ओवरीज और टेस्टिस बनाना है, नहीं, पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होना जरूरी है, ब्रेन बनना जरूरी है, हार्ट बनना जरूरी है। तो फिर इन्हीं सेल्स के फ्यूजन से जब आपका रिप्रोडक्शन जब हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो वहां से डिवीजन कर करके कुछ एक सेल्स सोमैटिक सेल्स बन जाते हैं, कुछ एक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑर्गन्स बनाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यूट्रस और टेस्टिस वगैरह। तो इस तरीके से पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर रहे थे सेल की। होना किसने है फ्यूज? एग और स्पर्म में। और एग और स्पर्म के फ्यूजन के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि जो फादर है, स्पर्म वाला, जो स्पर्म का डोनर है दैट इज फादर, और जो मदर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होके बच्चों में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या है वो हमें पता चलता है जेनेटिक्स से। ठीक है, इसीलिए हमें अब ये जेनेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं फादर और मदर से बच्चे में मिक्स होकर आ रहे हैं, होता क्या है, एग और स्पर्म भी एक तरीके के सेल्स ही हैं। ठीक है, अब ये जब सेल्स फ्यूज हो रहे हैं तो क्या होता है? सपोज करो ये एनिमल सेल है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल की बात करेंगे, न्यूक्लियस है आपका सेंटर में, इसमें न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
पार्ट प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसी में आपका जीन्स है, यानी कि डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। तो यही क्या है आपका जीन्स कैरी करता है। जीन्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, या आप कैरेक्टर बोलो। हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारे आई की शेप कैसी होगी, आई का कलर कैसा होगा, स्किन टोन कैसी होगी, वो सारी की सारी चीजें, हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी, ठीक है, वो सब कुछ कौन करता है कंट्रोल? वो जीन्स कंट्रोल करते हैं। और ये जीन्स किस में होंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि आपके जो डीएनए आरएनए हैं वही, समझ रहे हो? हमारे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कौन करता है? डीएनए और आरएनए। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर देखें, और ये डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में रहते हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में रहते हैं, थ्रेड की फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो हम पढ़ते थे क्रोमोसोम्स, अब ये हम टर्म पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जो सेल का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसको जब ये थ्रेड लाइक फॉर्म में है तो हम इसको क्रोमेटिन फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है, बस नाम ही चेंज होगा। जैसे ही ये डिवाइड करना शुरू करेगा, हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। तो जब ये डिवीजन करने लगेगा, उस टाइम पर जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये अपने आप को कुछ ऐसी शेप में अरेंज कर देता है, ठीक है। ये पहले टेंगल्ड फॉर्म में है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, फिर ये अपने आप को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज करेगा। अब हर एक क्रोमोसोम में बहुत सारे अमाउंट के डीएनएज होंगे, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए होंगे पड़े हुए। अब इन डीएनए के अंदर ऐसे कुछ सीक्वेंसेस होंगे जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो जीन्स कैरी करते हैं, जीन बनाते हैं। जीन का मतलब क्या है? वो कैरेक्टर बताएगा। डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम जीन्स कहते हैं, और हर एक जीन एक अलग कैरेक्टर को कैरी करता है, कंट्रोल करता है। आई का कलर, हेयर का कलर, एवरीथिंग, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक स्पेशल जीन है, और ये सारे किसमें है? डीएनए आरएनए में, जो किसमें पड़े हैं? क्रोमोसोम्स में, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर में। क्लियर है? और वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, क्रोमोसोम्स तक हमारी बात पहुंच गई। अब हम बात कर रहे थे डीएनए और आरएनए की। जब भी हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, ठीक है, तो हम बात करते हैं डीएनए की। दो टर्म्स होती हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब क्योंकि टीजीटी है तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पूछ सकता है इसके बारे में, है ना। जब हम डीएनए का मॉडल पढ़ेंगे स्पेशली जाके, तो वहां पे और भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों में डिफरेंस क्या है? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का। डीएनए में आपकी जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोज, 5 कार्बन की शुगर होती है, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर होगी। लेट मी राइट इट इन ब्लू कलर। डीऑक्सी राइबोज, जो राइबोज शुगर होती है ये 5 कार्बन की शुगर होती है, बट यहां पर डीऑक्सी राइबोज होगी डीएनए में, और आरएनए में होगी आपकी राइबोज, ठीक है, सिंपल राइबोज शुगर। क्लियर है? 5 कार्बन की रिंग होती है ये, है ना। और साथ में आपके पास ये तो शुगर हो गया। डीएनए और आरएनए दोनों में कुछ चीजें होती हैं मेन। एक तो इनमें शुगर होता है, साथ में इनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये आपने याद रखना है, लिख लेना है, पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और साथ में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। देखो हम कैसे कैसे पहुंचे। सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर पड़ा हुआ था, यानी कि डीएनए पड़ा हुआ था, ठीक है। आरएनए हम साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में आरएनए भी, हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि डीएनए और आरएनए में से बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है, डीएनए या आरएनए। अगर हम मेजर एनिमल्स को देखें तो डीएनए ही आपका बेसिस बनाता है, ठीक है। डीएनए से ही सारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। जहां भी फ्यूजन एग और स्पर्म का होता है, डीएनए ही आपस में मिक्स करता है और बच्चा आगे नए कैरेक्टर्स, मिक्स्ड कैरेक्टर्स के साथ बनता है। पर कुछ एक ऐसे जैसे वायरसेस हो गए, रेट्रोवायरसेस,
उनमें आरएनए एक्ट करता है एज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। वहां पे डीएनए नहीं होता, डीएनए की जगह आरएनए जो है वो आपस में फ्यूज होगा, मिक्स होगा, आगे बच्चे पैदा करेंगे, तो उनमें आरएनए ही जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम आपने ध्यान रखना है इनहेरिटेंस किसके थ्रू होगी, डीएनए के थ्रू ही जीन्स इधर उधर जाएंगे। तो आरएनए बस कहां पे लाई करेगा, आरएनए आपका साइटोप्लाज्म में लाई करेगा, सेल में, है ना, राइबोसोम्स में आपको मिलेगा आरआरएनए, ठीक है। तो ये बाकी काम में जो प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस हो गई या डीएनए की फॉर्मेशन हो गई, आप देखोगे कैसे आरएनए मदद करता है, बट मेन कंपोनेंट कौन है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन है, डीएनए। ये क्वेश्चन बन जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों की बात जब हम करते हैं तो शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, और साथ में इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस यहां आ जाता है, जो आपका डीएनए है ये आपका डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि ये देखो ये डीएनए है, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है ना, और ये आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड से बना हुआ है। दिस इज आरएनए, दिस इज डीएनए, ठीक है। यहां डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये जो आपकी चेन बनी होगी ना, ये आपकी शुगर फॉस्फेट से बनी होगी, ये जो साइड में हम इसको बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। ये शुगर है तो नेक्स्ट फॉस्फेट होगा, फिर शुगर आएगा, फिर उसमें फॉस्फेट अटैच होगा, फिर उसमें शुगर अटैच होगा, फिर फॉस्फेट अटैच होगा। हम स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वैसे ही आरएनए में भी होता है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है। इस तरीके से ये ब्रांचेस बनी होती हैं, जो आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है। ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ना, ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको करवाऊंगी। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपस में अटैच्ड हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से। तो आपको पता, ये चीज ध्यान रखनी है कि डीएनए में क्योंकि 2 नाइट्रोजनस बेसिस है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, है ना, 2 धागे हैं, उनको आपस में जोड़कर रखते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। शुगर हो गया, यहाँ पे कोई शुगर हो जाएगी, फिर फॉस्फेट उसमें अटैच्ड होगा, फिर वो फॉस्फेट अगले शुगर से अटैच्ड होगा, फिर वो शुगर अगले फॉस्फेट से अटैच होगी, ठीक है। और हर एक जो शुगर होगी आपकी, उसमें आपका नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाएगा, और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है। इसी वजह से ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, कॉइल्ड है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, पर डबल स्ट्रैंडेड है। बट आरएनए में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी, इसमें सिंगल एक नाइट्रोजनस बेस है, वो शुगर से कनेक्टेड है, शुगर अगले फॉस्फेट से कनेक्टेड है, फॉस्फेट अगले शुगर से। हर बार याद रखना है शुगर से ही नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है, और इनमें डिफरेंस किसका है कि आपका जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड, उसको हम डीएस लिखते हैं, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस लिखते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको यूजुअली डीएनए में ही देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज, आई होप यहां तक क्लियर है। क्योंकि ये जो आपके स्ट्रैंड्स बन रहे हैं ना, शुगर, फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो आ रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी बेबी जब पैदा होना है, आपका एग और स्पर्म फ्यूज हो चुका है, उसने एक सेल बना दिया है। अब वो सेल यानी जाइगोट क्या करेगा, उसमें मिक्स हो चुका है डीएनए मदर का और फादर का। होता क्या है, जब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें डीएनए टूट जाता है ड्यूरिंग फ्यूजन, ठीक है। जब आपका एग और स्पर्म जुड़ना होता है तो एग और स्पर्म की जो न्यूक्लियस है, अब जो स्पर्म है ना उसका ऑलरेडी न्यूक्लियस में ऑलरेडी हाफ पोर्शन आया हुआ है। अब हमें नहीं पता, फादर का डीएनए सपोज करो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड था, कौन सा वाला स्ट्रैंड गया होगा स्पर्म में, किस वाले स्पर्म में, हमें नहीं पता, है ना। आधा स्ट्रैंड एक स्पर्म में, आधा स्ट्रैंड दूसरे स्पर्म में। एग में भी सिमिलर कंडीशन होती है। जब भी आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल्स में ओवरी से एग निकल रहा है, तो उस टाइम पे एग जब फॉर्म हो गया है तो उसमें जो मदर का डीएनए पहले डबल स्ट्रैंडेड था, बट जब वो एग बना तो वो बन गया सिंगल एन, यानी कि एक ही स्ट्रैंड आएगा उसमें कट के, ठीक है। अब उस एग में कौन सा स्ट्रैंड है हमें नहीं पता, है ना। और हर एक स्ट्रैंड अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस लेकर आ रहा है ना। यही नाइट्रोजनस बेसिस कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। मतलब कि किसी की आंख कैसी बननी है, किसी का नोज कैसा बनना है, किसी के हेयर कैसे बनने हैं, किस कलर के होने हैं, कितनी लेंथ जानी है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में किस में होगी, डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में। ध्यान रहेगा, है ना। तो यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन है
कोड्स की फॉर्म में, लिखा नहीं है वहां कि ब्राउन कलर के आईज होंगी या ब्लैक कलर के हेयर होंगे, लिखा नहीं है, बट लिखा किस में है, वो कोडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमारी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जो कोड्स है ना, हमारे सेल्स इस कोड को, हमारी सेल की मशीनरी समझ भी लेती है, हम वो आगे देखेंगे कैसे समझती है, ठीक है। तो ये है। अब मैंने कहा था आपको ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम, इन्हीं में सारी कोडेड इंफॉर्मेशन है। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये होते हैं आपके दो टाइप्स के। आपने साथ साथ में नोट्स जरूर बना लेने हैं, ठीक है, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती है। मैं जितना मर्जी यहाँ लिख लूँ, इट्स नॉट वर्थ इट अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है। ऑल्दो आपको ये चीज़ें आती होंगी ऑलरेडी, है ना, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी लेट्स रिवाइज इट अगेन, है ना। तो जो न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको बताए वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। क्या बोला मैंने, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। सॉरी दिस इज आई, ठीक है। जो प्यूरीन्स होते हैं वो आपके दो होंगे, दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानिन। और जो पिरिमिडीन्स हैं वो होंगे आपके थायमिन एंड, सॉरी थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, थायमिन एंड साइटोसिन। चार होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनाइन, ग्वानिन एंड पिरिमिडीन मींस थायमिन एंड साइटोसिन। चार नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। एडेनिन और ग्वानिन जो है आपके प्यूरीन्स हैं, और जो थायमिन और साइटोसिन है वो आपके पिरिमिडीन्स हैं, ठीक है। अब जब हम एडेनिन और ग्वानिन को देखते हैं तो ये आपके यूजुअली डबल रिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनमें दो रिंग्स बनी होंगी, ठीक है, डबल रिंग लिखा हुआ है मैंने, है ना, डबल रिंग्स दिखेंगी आपको प्यूरीन्स में, एडेनिन और ग्वानिन में, ठीक है। बट जब थायमिन और साइटोसिन की बात आती है, ये सिंगल रिंग वाले होते हैं, एक ही रिंग होगी इसमें। अब रिंग का मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ। कभी क्या होता है ना, हमारे जो कार्बन है, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता है यूजुअली कार्बन कार्बन कैटिनेशन शो करता है। चलिए आपके लिए आज का होमवर्क कैटिनेशन के बारे में पढ़िएगा, है ना, ये कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन आपस में ऐसे लिंक करके बहुत लंबी लंबी चेन्स बना देता है, ठीक है। बट कई बार यही कार्बन क्या करता है, सिंपल आगे चेन में बनने के बजाय ये आपस में ही जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कार्बन कार्बन हम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कार्बन के किसी बॉन्डिंग होती है, चार बॉन्ड से क्यों बनाता है, यहाँ मैंने सिर्फ दो शो किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दो ही बनाता है, चार बनाता है, बट यहाँ पे मुझे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम जब बोलते हैं, ये कितने कार्बन मेंबर्स रिंग, रिंग बन गई ना, ये कितने कार्बन की, 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग, या फिर हम बोलते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अगर इसी की जगह मैं बोलूँ 5, जो मैं राइबोज की बात कर रही थी, है ना, राइबोज में 5 मेंबर्ड होती है, बट एक ऑक्सीजन की जगह होती है, तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होते हैं राइबोज में। बट अगर हम ऐसे 5 मेंबर्ड बात करें जहाँ कार्बन कार्बन ही है, तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो इस तरीके से जो हमारे एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ये डबल रिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं। एक रिंग होती है 6 कार्बन की और दूसरी रिंग होती है 5 कार्बन की, ठीक है। अब मैं सिंपली आपको बता दूं, इतना डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये अगर आपकी एक रिंग है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहीं से आपकी 5वीं रिंग भी शुरू हो जाती है, ये इस तरीके से आपका, और ऊपर आगे पीछे बहुत सारे सबस्ट्रेट्स अटैच्ड होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर्स एडेनिन और ग्वानिन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो दिस इज ग्वानिन एंड दिस इज एडेनिन, ठीक है, डबल रिंग के स्ट्रक्चर्स है, बस यही आपको याद रखना है, क्लियर है। और दूसरे मैंने कहा सिंगल रिंग, थायमिन और साइटोसिन। अगर आप थायमिन और साइटोसिन पे जाओ तो ये है, एक ही रिंग है, ठीक है, साइटोसिन की एक ही रिंग है, क्लियर है। आरएनए और डीएनए में दोनों चीज, सब चीजें सेम होती हैं, बट आरएनए में एक चीज नहीं होती है। देखो डीएनए में प्यूरीन्स यही होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडीन्स थायमिन और साइटोसिन होंगे, बट आरएनए में क्या होगा,
यूरेसिल होगा, आपका जो थायमिन है उसकी जगह यूरेसिल होगा। समझ गए? ठीक है, तो एडेनिन को हम ए लिखते हैं, ग्वानिन को हम जी लिखते हैं, थायमिन को टी लिखते हैं, साइटोसिन को सी। डीएनए में AGTC होगा, बट आरएनए में AGUC होगा। समझ में आया? ठीक है, और हमेशा आपको याद रखना है कि हर एक प्यूरिन के साथ हमेशा एक पिरिमिडीन ही जुड़ा होता है। वेट अ सेक, आई होप आपने ये लिख लिया हो। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। अब इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, प्यूरिन के साथ हमेशा एक पिरिमिडीन ही जुड़ा होता है, हमेशा। अगर आपके पास प्यूरिन एडेनिन ए है तो उसके साथ में हमेशा क्या जुड़ा होगा? थायमिन। अगर आपके पास जो प्यूरिन है वो ग्वानिन है, उसके साथ में जुड़ा होगा आपका, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, यहाँ डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड्स है ना बीच में, ये है। अगर ये आपका एडेनिन है तो यहाँ थायमिन है, अगर आपका ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन है। समझ में आया? इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्ड अप होते हैं, और इनके बीच में ये बॉन्ड दिखा रही हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो ये हमेशा डबल बॉन्ड्स शो करते हैं, ये ट्रिपल बॉन्डिंग शो करते हैं ग्वानिन और साइटोसिन आपस में। अगर आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है हमेशा AG इस साइड ही होगा, हो सकता है यहाँ C हो तो इसके सामने हमेशा G लगेगा, हो सकता है यहाँ T हो यहाँ A लगेगा। बट आरएनए के केस में क्या होता है, आपके पास आरएनए के केस में A हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, पर थायमिन नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा? यूरेसिल, U। ठीक है, और ये हमेशा इसी सीक्वेंस में नहीं होंगे, ये अपने अपने सीक्वेंस में होते हैं, अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में भरनी है, जैसी हमारी बॉडी बननी है उस हिसाब की इन्फॉर्मेशन होती है। तो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज, है ना, कि किसी ने हमारे डीएनए में ही इन्फॉर्मेशन भर दी है, और ये जो कोड्स हैं ये भी सीक्वेंस में लिखे हैं, और इतने अच्छे से लिखे हैं कि अगर कोई एक भी नाइट्रोजनस बेस मिस हो जाता है तो आगे प्रोटीन ही अलग बन जाता है, जो कैरेक्टर बनना था वो नहीं बनता, कुछ और बन जाता है। ठीक है, वो यूजुअली या तो म्यूटेशन की वजह से होता है, एडिशन डिलीशन ये सब चीजें होती हैं बहुत सारी, हम वो फर्दर स्टडीज करेंगे आगे। ठीक है, अदरवाइज हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कि नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होता है हर एक चीज के लिए, कि कैसा प्रोटीन बनना है उस हिसाब का सीक्वेंस लो। ठीक है, अगर उसमें से एक भी नाइट्रोजनस बेस गुम हो गया या एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो वो सीक्वेंस ही बदल जाता है, सारे के सारे प्रोटीन्स ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, आप समझ के प्यूरिन्स पिरिमिडीन के साथ हमेशा ऐड होंगे, हमेशा पेयर अप होंगे। ठीक है, और जो आपका आरएनए है उसमें थायमिन नहीं होगा, वहाँ यूरेसिल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की कहानी समझ आ गई हो। अब जब हम जीन्स की बात करते हैं, आगे मेंडल के लॉज की बात करेंगे, हर चीज़ की बात करें, तो ये हमें अभी पता चल रहा है कि डीएनए और में अंदर ये चीज़ें हो रही थी जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ग्रेगर मेंडल को किसका फादर कहा जाता है? बहुत ही ईजी है, फादर ऑफ व्हाट, है ना, ऐसे ही फ्रेमिंग करेंगे इसके क्वेश्चन की। ग्रेगर मेंडल को किसका फादर कहा जाता है, ये आप लोग मुझे अपने सर्च कर लो। ठीक है, कैसे भी आपने मुझ तक पहुंचानी है बात तो उस तरीके से पहुंचाना। ग्रेगर मेंडल किसके फादर कहलाए जाते हैं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ स्टडी कर लिया, डीएनए आरएनए स्टडी कर लिया, और उनमें जो बेस सीक्वेंसेस थे वो हमने देख लिए। नाइट्रोजनस बेस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसे AGTC होगा और उसके सामने वाले स्ट्रैंड पे TCAG। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में हो सकता है TAG, हो सकता है UAG, इस तरीके से आरएनए और डीएनए में हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है, तो वो हम नहीं पता कर सकते, वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्विकली, है ना। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से एक नया डीएनए बनना। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप छोटे बच्चे होते हो, आप ये हो जाइगोट, है ना, डिप्लॉयड हो आप, तो आपने एक छोटे बच्चा है उसने इतना बड़ा बनना है इंसान, तो उसको सेल डिवीजन करनी पड़ेगी। सेल डिवीजन करनी पड़ेगी तो साथ साथ में डीएनए भी तो टूटेगा, 2 बन जाएंगे, इसलिए एक डीएनए का कॉपी बनाना पड़ता है। तो जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब हमारे डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बन रहा है, यानी कि डीएनए का कुछ कोड था, सपोज करो डीएनए का कोड था AGTC, सपोज करो एग्जाम्पल, तो जो आपका आरएनए बनेगा, ठीक है,
जो आपका आरएनए आएगा वो बनेगा कैसे, टी नहीं होता, ए के सामने टी लगता है, बट आरएनए के पास थायमिन नहीं है, आरएनए यूरेसिल देता है, ठीक है। जी के लिए तो सी है ही, पर हाँ अगर थायमिन इसको दिख जाए डीएनए पे तो उसका ऑपोजिट ये, इसके पास एडेनिन तो है ना, सी के सामने ग्वानिन। ये जो कोड है ये आरएनए ले लेता है। तो ये जो आरएनए बना है इस कोड का, ये क्या है, ये इसका कोड का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म है, ठीक है। इसी के कोड को इसने अपने ऊपर अपने हिसाब से लिख लिया। इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन थी कोडेड फॉर्म में, आरएनए आया, उसने इसको देख कर अपने नोटबुक में कोई इंफॉर्मेशन लिखी, बट अपनी लैंग्वेज में लिखी, समझ रहे हो, है ना। ए जहां था वहां इसने यू लिख लिया, जहां जी था वहां सी लिख लिया, जहां टी था वहां ए लिख लिया, सी था जहां वहां पे जी लिख लिया। तो मतलब इसका सेम रहेगा, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आरएनए बन रहा है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसलेशन क्या है, अब जब डीएनए है उससे कॉपी हो गया, जो डीएनए पे इंफॉर्मेशन थी वो आरएनए ने अपने हिसाब से कॉपी कर ली अपने वहां, ठीक है। अब ये आरएनए का जो सीक्वेंस है इसको पढ़ेगा हमारा राइबोसोम, ठीक है। वहां पे जाके राइबोसोम में इसकी स्टडी होगी और वहां से बनेगा प्रोटीन, इसको स्टडी कर करके प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो आरएनए से जब प्रोटीन बनने लग गया, इसको हम बोलते हैं पूरे प्रोसेस को ट्रांसलेशन। तो याद रखना ये, ठीक है, क्विकली करवा रही हूं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने अभी तक बात की कि सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, जीन्स बहुत ज़रूरी है, डीएनए बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल गया कि जो भी जेनेटिक का काम होगा या आपकी इनहेरिटेंस का काम होगा वो सारा का सारा कहाँ होगा, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सेल में जो न्यूक्लियस पड़ा है उसके अंदर जो डीएनए है उस पर सारा का सारा काम डिपेंड करता है, कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, क्या होगा, क्या मिक्सिंग होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो मिड 19th सेंचुरी में एक आदमी था, इससे पहले हमें पता नहीं था भी हो क्या रहा है अंदर। हमें पता था कि ठीक है, हमने देखा था जो हमारी कैटल्स थी उनको हमने इनब्रीड करवाया, है ना। कुछ जो आपके प्योर लोकल जो कैटल्स थी उनको हमने बाहर से आई हुई कैटल्स के साथ मिक्स ब्रीडिंग कर दी, ठीक है। तो उस वजह से हमें कोई नई वैरायटी देखने को मिली, तो उस चीज़ का तो हमें पता चल गया। बट उस टाइम के लोगों को ये अंदर पता नहीं था कि अंदर साइंटिफिकली हो क्या रहा है। तो उसको अंदर जो हो रहा था प्रोसेस, उसको मैथमेटिकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स में कौन लेकर आया, ग्रेगर मेंडल। याद रखना आपने, ग्रेगर मेंडल लेकर आए। जो हमारे अंदर इनहेरिटेंस थी, इनहेरिटेंस का मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो पोर्शन था वो उन्होंने हमारे सामने लाकर रखा, किसने, ग्रेगर मेंडल ने, मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। और उन्होंने स्टडी किस पे की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि नीट वालों का भी एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा करता था ये, कि स्टडी किस पे की है ग्रेगर मेंडल ने, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। सॉरी ये स्मॉल लेटर में होना था, है ना। जब भी हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वी नो कि जो आपका ये स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। सिर्फ जेनेरिक नेम यानी कि जो आपका ये है पाइसम है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल पी, समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गार्डन पी प्लांट था, बस इसको क्यों इसने सिलेक्ट किया, इसने मटर के प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, इसने किसी और पर स्टडी क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें ट्रू इनब्रीडिंग होती है, ठीक है। इनब्रीडिंग यानी कि अपने अंदर ही, है ना। सॉरी मैंने पीछे कैटल के लिए इनब्रीडिंग यूज किया, दैट इज इंटरब्रीडिंग, ठीक है। उसने दो डिफरेंट वैरायटीज की कैटल्स को आपस में, जो गाय है उनको अलग अलग वैरायटीज की गाय को आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं उस टाइम पे, लोग आज भी करवाते हैं, बट कई लोगों को साइंटिफिक उसका बैकड्रॉप पता नहीं होता, तो वो साइंटिफिक बैकड्रॉप मेंडल ने दिया, इन्होंने इवन मैथमेटिकल टर्म्स में बताया हमें, ठीक है। तो ये है आपका ट्रू इनब्रीडिंग कर रहा था पाइसम सेटाइवम, यानी कि मटर आपने देखा होगा तो उसके फ्लावर्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। उसमें आप जब मर्जी अंदर जाओ, आप अपने पोलन ग्रेन अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आप अपने हिसाब का पोलन ग्रेन अंदर डाल सकते हो और उसकी रिप्रोडक्शन करवा सकते हो, यानी पॉलिनेशन। आपको पता है प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, जिसमें गिटोनोगेमी भी आती है, ठीक है, और आपकी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, आपका फ्लावर ओपन है, अब फूल ओपन है तो कोई भी आके पोलन ग्रेन उड़ के आ सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स की मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। बट हमारे जो मेंडल हैं उन्होंने ये गार्डन पी प्लांट इसलिए किया क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकता है, यानी कि इसके प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो ऐसे हैं और आप जब मर्जी अपने हिसाब का पोलन ग्रेन अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हो, अपने हिसाब के कैरेक्टरिस्टिक्स ले आ सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने पाइसम सेटाइवम को चूज किया,
ठीक है, क्लियर है। और उन्होंने क्या क्या कंसिडर किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इजी लगता है, ठीक है, लोगों को इजी लगता है कि हमने ये बार बार पढ़ रखा है, बट कई बार क्या होता है एग्जामिनर सबसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेता है ना, जस्ट टू कंफ्यूज द जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए। तो 7 मेन कैरेक्टर्स हैं, आप एक बार रिवाइज कर लो इनको अच्छे से, ठीक है। 7 मेन कैरेक्टर्स से जिन पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने देखा कि मैं जब अब प्लांट्स की जो खेती, इन शॉर्ट मैं कहूँ उन्होंने मटर की खेती करी है, ठीक है, कुछ साल बैठ के बढ़िया से उन्होंने मटर ही उगाए हैं। उन्होंने क्या किया, सीड की शेप का ध्यान रखा। अब 2 चीजें होती हैं देखो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हम आगे पढ़ने के बजाय यही कवर कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। देखो, जो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के लेवल पे जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज जीन। जीन मैंने क्या कहा था, हर एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अभी सिर्फ इतना समझो, बाद में आपको बहुत ऐसे जीन्स मिलेंगे जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, या बहुत सारे जीन्स मिलकर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा फिलहाल के लिए। पहले हम जीन पे फोकस करेंगे। जीन हमारा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और जीन कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे डीएनए में पड़ा हुआ है। और डीएनए कैसा है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड है ना, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारा ये फादर का डीएनए है और ये मदर का डीएनए है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे इस पे कोई ऐसा जीन है और यहाँ पे कोई जीन है आई कलर का, ठीक है। अगर इधर आई कलर का जीन होगा ना, तो दूसरा स्ट्रैंड भी इधर आई कलर का ही जीन होगा। यहाँ अगर आई कलर का जीन है तो दूसरा स्ट्रैंड भी आई कलर का होगा। सपोज करो हेयर का जीन है ना, लेट्स टेक हेयर एज एन एग्जांपल। तो सपोज करो कि हमारा जो जीन है वो हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है। अब हमारे इंडियन जो जीन्स हैं उनमें मेजर जो बेसिकली हम देखें तो या तो ब्लैक हेयर ज़्यादा दिखते हैं, या तो ब्राउन, है ना। तो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसे डीएनए है, ये सपोज करो मदर का है ना, और ये सपोज करो फादर का है। अब इन्होंने जब रिप्रोड्यूस करना था तो इनके अंदर क्या होता है, जब ये रिप्रोड्यूस करने लगते हैं तो मदर ने एग बनाना है, एग में एक स्ट्रैंड आता है और फादर से स्पर्म आता है दूसरा स्ट्रैंड। अब कौन सा स्ट्रैंड आया हमें नहीं पता, बहुत मोलेक्युलर लेवल पर हो रहा है ना। तो यहाँ पे सपोज करो एक जीन था, मदर के बाद सपोज करो ब्लैक, शाइनी ब्लैक, ठीक है। तो हमने कैपिटल बी लिखा, अभी बताऊंगी क्यों कैपिटल बी लिखा। और जो फादर हैं उनके हेयर है ब्राउन, ठीक है, तो स्मॉल बी, है ना। जीन एक ही है, हेयर कलर का ही जीन है, एग में ये था, स्पर्म में ये था, और ये दोनों ही एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो गए और इन्होंने एक जाइगोट बनाया। समझ में आ रहा है, ये आपका एग था, एग के अंदर ये डीएनए था, और स्पर्म जो फादर से आया था उसके अंदर हेयर के लिए बी वाला जीन था, ब्राउन वाला। याद रखना, बी हमारा है ब्लैक कलर के लिए, स्मॉल बी हमारा है ब्राउन कलर के लिए, ठीक है। तो अब जब ये एग और स्पर्म फ्यूज हुए, है ना, तो उस टाइम पे एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, जाइगोट बन गया आपका। और उसमें हमेशा मैंने कहा एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर यहाँ पे हेयर कलर का जीन है, इसके बिल्कुल सामने मान लो मदर का हेयर कलर का जीन यहाँ पहुंचा, तो इसके बिल्कुल सामने फादर का हेयर कलर का जीन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, बच्चे में अब कौन से कलर के बाल बनेंगे, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में आपस में फाइट होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, कि हम में से कौन सा दिखेगा और कौन सा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये वैसे हो जाता है, कई जगह को डोमिनेंस होता है, विल स्टडी दैट लेटर, ठीक है। बट आप ऐसे सोचो कि एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जो इनमें ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, भारी भरकम होगा, स्ट्रांग होगा, वो दिख जाएगा बच्चे में, ठीक है। बाकी बच्चे में दूसरा वाला पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं ख़त्म हो जाएगा या डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं, ये डीएनए रहता है। और ये जो जाइगोट है, पहले सिर्फ एक ही सेल था, यही सेम डीएनए वो बहुत बार मल्टीप्लाई करेगा तो पूरी बॉडी में यही डीएनए जाएगा, ठीक है। हर एक न्यूक्लियस के डीएनए में यही होगा, सेम सीक्वेंस। बट बालों का कलर कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों की यहाँ पे जो फाइट होगी। अब जो इनमें भारी भरकम स्ट्रांग होगा वो बताएगा जी बाल बच्चे के कलर का, वो डिसाइड करेगा, ठीक है, डिसीजन वही बनाएगा। तो इसमें होता क्या है, जीन तो हमारा क्या था, देखो जीन हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो है हेयर कलर का कैरेक्टर।
अब जो ये हेयर कलर का कैरेक्टर है ना, तो इसको हमने बोला कि हेयर कलर का कैरेक्टर है, उसके दो वेरिएशंस हैं, या तो ब्लैक हो सकता है हेयर कलर या तो ब्राउन हो सकता है। ये दो वेरिएशंस है, वैरायटीज। तो हर हेयर कलर को कंट्रोल करता है एक जीन। जीन के कितने वैरायटीज हैं? दो वैरायटीज हैं। तो ये क्या हो गई हमारे पास? अलील्स। हम आगे पढ़ेंगे अलील्स क्या है, वैरायटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, कि अगर हेयर कलर क्या है, वो जीन है, कोई जीन होगा जो हेयर कलर कंट्रोल करेगा। बट हेयर कलर दो टाइप का है, यानी कि या तो ब्राउन होगा या तो ब्लैक वाला जीन होगा। तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? अलील्स बोलते हैं, कि एक ही कैरेक्टर के दो टाइप्स हैं, वो आपके अलील्स हो गए। तो अब ब्लैक और ब्राउन अलील्स हैं, और हमने बोला कि जो स्ट्रांग होगा वो खुद को दिखाएगा, और जो वीक होगा वो नहीं दिखेगा, वो रहेगा बच्चे की बॉडी में बट वो दिखेगा नहीं। तो उसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है, जो अपने आप को दिखाएगा, है ना, जो जीन दिखेगा वो हो गया डोमिनेटिंग। हमने कहा कि ज्यादातर ब्लैक कलर के हेयर दिखते हैं इंडियंस में, तो जो ब्लैक कलर का जीन है या ब्लैक कलर का अलील है वो आपका डोमिनेंट हो गया, इसलिए उसको हम हमेशा कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ग्रेगर मेंडल ने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया है ना, तो उसके लिए हमें ये कैपिटल बी स्मॉल बी लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर हम हमेशा कैपिटल से शो करेंगे, और जो रिसेसिव है, जो दब जाएगा, वो आपका ब्राउन कलर का जीन है, और उसको हम बोलते हैं स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब जब आप सोचो, मदर से जो डीएनए आया था उसमें कैपिटल बी आया और फादर से स्मॉल बी आया था, इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो डोमिनेंट कौन है? ब्लैक, कैपिटल बी। तो बच्चे का जो हेयर कलर है वो कैसा होगा? ब्लैक। क्लियर है? उसमें जीन ब्राउन कलर का है बट उसके हेयर दिखेंगे कैसे? ब्लैक कलर के। मींस मदर के हेयर ब्लैक प्योर, फादर के हेयर ब्राउन। ठीक है, और इनसे एक एक जीन आए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बच्चे का हेयर कलर क्या हो गया? ब्लैक, बट इसके अंदर है ब्राउन कलर का भी। तो मदर के पास जो अपना डीएनए था, देखा ना, मैंने बताया था आपको कि मदर का पहले खुद का भी तो डबल था, बट वो ऐसा है कि जब वो एग बनाने लग जाएगा ना, तो बीच में वो सिंगल रह जाएगा और फिर वो यहाँ जाएगा, है ना। तो अपने पास तो इनके पास कैपिटल बी था, एक कैपिटल बी इन्होंने भेज दिया बच्चे के लिए। वैसे ही मेल के पास, फादर के पास अपने डीएनए में तो इनके पास स्मॉल बी थे, ब्राउन हेयर कलर, प्योर ब्राउन हेयर कलर था, पर जब इनका स्पर्म बना तो स्पर्म में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जाता है स्मॉल बी का, वो इन्होंने बच्चे में भेज दिया, अपने स्पर्म के थ्रू वो चला गया और फिर कैपिटल बी स्मॉल बी ब्लैक हेयर का बेबी बना। बट उसके पास स्मॉल बी का जीन अभी प्रेजेंट है, ब्राउन कलर का हेयर कलर का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो उसने 7 कैरेक्टर्स वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो किए। उसने क्या किया, ग्रेगर मेंडल साहब, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी अगर ये डिस्कवरीज नहीं होती तो हम आज यहाँ नहीं होते, हम जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट हिम, राइट। तो जो आपके ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने क्या किया कि 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया एक साथ, और डोमिनेंट और रिसेसिव डिसाइड कर लिया उन्होंने। बहुत, मैंने कहा उन्होंने खेती की है बैठकर मटर की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि जो सीड शेप है उसको मैं कंसिडर करूंगा, तो उसमें डोमिनेंट कौन होगा? राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जो रिंकल्ड है, मतलब गोल जो दाने होंगे, है ना, ये राउंड है तो मतलब आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल्ड आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, वैसे ही सीड कलर में क्या होगा? येलो, जो हम यूजुअली मटर के दाने देखते हैं तो उसमें येलो कलर एक्चुअली डोमिनेंट है और ग्रीन कलर क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, और फ्लावर कलर वायलेट कलर और व्हाइट, आप देखोगे वायलेट कलर जो होगा पर्पल सा, वो आपका डोमिनेंट होगा और व्हाइट आपका रिसेसिव होगा। ठीक है, और आगे पॉड शेप हो गया, फुल होगा, पॉड यानी कि बाहर के जो फली है ना, फुल होगी तो ये आपकी डोमिनेंट होगी और कंस्ट्रिक्टेड आपकी रिसेसिव है। ठीक है, फिर आएंगे आपके फ्लावर पोजीशन पे एक्सियल है या टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल मतलब देखो, टर्मिनल हो गया ये
है ना, बिल्कुल टिप पे जो निकल रहा है, और एक्सियल हो गया जो साइड को निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने दिखाया नहीं है। एक्सियल का मतलब होगा ये फ्लावर इधर को निकल रहे हैं, बीच में बड ग्रो कर रहा है, फ्लावर साइड को निकल रहा है, दैट इज एक्सियल। टर्मिनल हो गया बिल्कुल एंड पे, टिप पे जाके लग रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है फ्लावर, फ्लावर ऐसे उग रहा है ना, दैट इज योर टर्मिनल। तो एक्सियल इसमें जो है वो आपका डोमिनेंट रहता है। नेक्स्ट अप स्टेम हाइट, टॉल जो है वो आपका डोमिनेंट होगा, ड्वार्फ आपका रिसेसिव होगा। ठीक है, और हम अब आगे जो स्टडी करेंगे उसमें ये 7 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये याद रखना है ये सातों के सातों कैरेक्टर्स कौन से थे जो मेंडल ने अपने लिए लिए थे, जो उन्होंने स्टडी किए थे अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो इसका मतलब नाम से पता चलता है, मोनो मीन्स सिंगल, है ना। जब हम क्योंकि ग्रेगर मेंडल जब स्टडी कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है उन्हें अंदर का पता नहीं था कि डीएनए में क्या हो रहा है, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्हें बाहर से दिख रहा था। तो बाहर से जो उन्होंने अपीयरेंसेस ऑब्जर्व की, बहुत सारी जनरेशन ऑफ मटर, उन्होंने काफ़ी सालों तक खेती की है मटर की। ठीक है, उसके बाद जाकर उन्होंने अपनी जनरलाइजेशंस दी। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया बाहर से कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ये वाला कैरेक्टर इस जनरेशन में नहीं दिख रहा है, तब जाकर उन्होंने हमें जनरलाइजेशंस दी, और फिर उन्होंने बाहर से ही हमें एक एक कैरेक्टर का क्रॉस दिखाया। ठीक है, पहले उन्होंने एक कैरेक्टर का क्रॉस लिया, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे सिंपल क्रॉस होता है ये, है ना। मोनोहाइब्रिड यानी एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, वन कैरेक्टर, सबसे इजी वाला कैरेक्टर लेते हैं। टॉल और ड्वार्फ, मटर के दानों के हिसाब से अगर हम देखें तो जो टॉल है, पहली चीज जीन कौन सा हो गया, हाइट, हाइट आपकी जीन है। ठीक है, और इसके दो अलील्स कौन से हो गए, एक टॉल है एक ड्वार्फ है। ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। ठीक है, और जो आपका डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट कौन सा है इसमें, टॉल। ये हमने पीछे देखा था 7 कैरेक्टर्स में, डोमिनेंट टॉल है। तो इसी से डिसाइड होगा हम लेटर कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल टी यूज करेंगे टॉल के लिए, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हाइट क्या है, टॉल और ड्वार्फ, ये दो इसके अलील्स हैं। अब इसी पे बेस्ड हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। ठीक है, और बीच में मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगी जनरेशन के लिए, वो आपको साथ साथ में बताते रहूंगी। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये टर्म्स मैं यूज करूंगी, इससे घबराना नहीं है, मैं क्लियर करते जाऊंगी, है ना। चलिए, तो आप सपोज करो कि आपके कोई एक मटर ले लिया आपने जो फीमेल प्लांट था। ठीक है, फिर आपने एक मेल मटर ले लिया, मेल प्लांट। ठीक है, और आपने जो फीमेल प्लांट लिया वो प्योर टॉल, मतलब फीमेल प्लांट जो है उसका जो हाइट वाला जीन है ना, ये हाइट वाला जीन इस फीमेल प्लांट के हर एक सेल में कैपिटल टी के सामने कैपिटल टी है। तो इन दोनों में तो कोई फाइट होगी नहीं, दोनों भाई भाई हैं, तो टॉल बना देंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर कहीं भी स्मॉल टी प्रेजेंट नहीं है तो ये प्योर हो गया, है ना। ये प्योर कंडीशन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक दूसरा टर्म हम देते हैं होमोजाइगस टॉल। टॉल लिखो या कुछ भी, होमोजाइगस कंडीशन है। होमो मीन्स सेम, है ना। अगर मान लो हाइट का जीन है, ये एक स्ट्रैंड पे कैपिटल टी था, दूसरे स्ट्रैंड पे स्मॉल टी, अगर ऐसी कंडीशन होती तो उस केस में फाइट होनी थी, जैसे हेयर के केस में हुआ था, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। याद रखना है आपने, ये हेट्रोजाइगस है पर ये दिखने में कैसा है, टॉल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हेट्रोजाइगस टॉल। तो हेट्रोजाइगस टॉल अगर आपको कहीं पे वर्ड नजर आए, उसका मतलब क्या है कि वहां पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, इकट्ठा पड़े हुए हैं ऐसे आमने सामने। ठीक है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस टॉल बोलेंगे। देखने में टॉल है बट अंदर इसके पास एक स्मॉल टी छुपा हुआ है। अगर बोलेगा होमोजाइगस टॉल, दैट मीन्स वो प्योरली टॉल है, कैपिटल टी है। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, आई होप आपको याद रह जाएगा, है ना। अब मैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड ही यूज करूंगी। ठीक है, वेट अ सेकंड, आपने लिख लिया, इसको नोट कर लेना इसको, है ना। होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस, अगर नहीं लिखा है पॉज करके या बैक जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब हम होमोजाइगस टॉल हमने ले लिया है फादर। अगर हमारे पास होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ कौन है आपका, फादर। ठीक है, तो मैं होमोजाइगस वर्ड यूज कर रही हूं यहां पे। अब देखो क्या होता है,
जब यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा, क्योंकि ये प्लांट्स की बात करें, यहाँ स्पर्म और एग की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पोलन ग्रेन और एग की बात करेंगे। जब इसने पोलन ग्रेन बनाया तो आपको पता है एक बार में सिंगल टी, दूसरी बार में सिंगल टी, एक पोलन ग्रेन में कैपिटल टी, दूसरे में भी कैपिटल टी। क्योंकि ये होमोजाइगस टॉल है तो चाहे कितने भी पोलन ग्रेन्स निकले, हर पोलन ग्रेन में हाइट के मामले में कैपिटल टी ही आएगा, है ना। और आप फीमेल से देख लो, जितनी बार भी कितने भी एग्स बनवा लो, है ना, तो क्या होगा, हर एक एग में स्मॉल टी ही जाएगा, इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब भी पॉलिनेशन होने वाली होगी, इसके हर एक पोलन ग्रेन में कैपिटल टी है, इसके हर एक एग में स्मॉल टी है। समझ गए इतनी सी बात, है ना। ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गमीट बन रहा होता है ना, उस टाइम पे ये हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रॉसिंग की। मान लो कि ये वाला पोलन ग्रेन आ गया और इसका ये वाला एग आ गया, दोनों फ्यूज हो गए, क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये, है ना, यहाँ पे हाइट का जीन है, जो मदर है वहां से कैपिटल टी आया, फादर से स्मॉल टी आ गया, समझ रहे हो, है ना। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट से कैपिटल टी आया और मेल प्लांट से स्मॉल टी आ गया। अब क्या होगा, जो इनका बच्चा यानी जो यहाँ पर नया प्लांट बनेगा, न्यू जनरेशन, वो कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी, टॉल होगी, बट क्या है उसका अंदर देखेंगे तो स्मॉल टी छुपा हुआ है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल, समझ गए, है ना। अब सपोज करो, हो सकता है कि यही वाला पोलन ग्रेन दूसरे वाले एग से जुड़े, है ना, हो सकता है कि जो एग बनाओ ये वाला एग बनाओ। अब बाकी कैरेक्टर्स में चेंज हो सकता है, बट हम सिर्फ हाइट के मामले में बात कर रहे हैं, है ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम हेटेरोजाइगस टॉल। सपोज करो कि ये वाला पोलन ग्रेन उड़ के आ गया और ये वाला एग बना हुआ था, तो इन्होंने भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। सपोज करो ये वाला पोलन ग्रेन और ये वाला एग पड़ा हुआ था, ये फ्यूज हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख रहे हो, सारे के सारे बच्चे, ये सिर्फ आपके क्या बोलेंगे इसको, ये प्रोजेक्शंस हैं, है ना, कि सपोज करो कि आपके जितने भी बच्चे इनके होंगे, जितने भी प्लांट्स इन दोनों के फ्यूजन से बनेंगे, इनके पॉलिनेशन से बनेंगे, वो कैपिटल टी हाइट के मामले में वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल होंगे। ये भी 100% हेटेरोजाइगस टॉल आपको जनरेशन दिख रही है। कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी एग के साथ जुड़े, आपको यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्लियर है, समझ में आया। इसको हम प्यूनेट स्क्वायर के फॉर्म में भी बना देते हैं, है ना। आगे स्पेस होगा क्या, चलिए पीछे ही बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्यूनेट स्क्वायर के उस फॉर्म में कैसे करते हैं, ये मेल फीमेल कैसे भी लेना है ले लो, फीमेल इधर नीचे के डायरेक्शन में, मेल आगे के डायरेक्शन में, कितने आपके पॉसिबल। अब इसमें क्या होता है, कैपिटल टी था फीमेल का, पॉसिबल गमीट कितने टाइप के गमीट दे सकते हैं, एक कैपिटल टी, यही मिल सकता है, तो यहाँ लिख लो। अब जो मेल है वो कितने टाइप के दे सकता है भाई आपको गमीट, एक कैपिटल टी हो सकता, सॉरी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस नहीं कर रहे हैं हम, एक्सक्यूज मी, ये स्मॉल टी था मेल, तो या तो ये दो टाइप के गमीट, यही सेम टाइप के दो गमीट दे सकता है, स्मॉल टी, ठीक है। अब इनको क्रॉसिंग करते जाओ, ये दोनों अगर फ्यूज हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अगर फ्यूज हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अगर फ्यूज हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों अगर फ्यूज हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, सिंपल कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है ना, क्लियर है। और इस वाली ये जो जनरेशन है ना, इसको हम लिखते हैं फिलियल 1 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन। ये पहली प्रोजनी है, समझ रहे हो, फर्स्ट प्रोजनी है, ये पेरेंट्स की पहली जनरेशन है, फर्स्ट प्रोजनी, फिलियल 1, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहां तक किया, पहली जनरेशन तक, हमने F1 जनरेशन निकाल दी। क्लियर है, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्रॉसिंग हो गई, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी बन गए, सारे के सारे हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। अब सपोज करो कि हमने हेटेरोजाइगस ले लिया, अब हमने ये जो F1 जनरेशन थी ना, इसमें ही सेल्फ क्रॉसिंग कर दी, समझ रहे हो। एक मेल लिया हमने हेटेरोजाइगस टॉल, फीमेल भी ली हमने हेटेरोजाइगस टॉल। अब क्या होगा,
अब यहाँ पर वैरायटीज निकलेंगी। कैसे? क्योंकि गमीट्स कैसे कैसे बनेंगे, हो सकता है कि एक पोलन ग्रेन में कैपिटल टी जाए, दूसरे में स्मॉल टी जाए। समझ रहे हो? कुछ पोलन ग्रेन में स्मॉल टी होगा, कुछ पोलन ग्रेन में कैपिटल टी। इसमें भी सेम, कुछ एग्स जो है वो हो सकता है या तो कैपिटल टी बने या तो स्मॉल टी। 50-50 चांसेस है, राइट, है ना। अब इनकी क्रॉसिंग करो, अगर ये वाला पोलन ग्रेन उड़ के इस वाले एग के साथ मिलता है तो कैपिटल टी बनेगा। ठीक है, ये बन गया। अगर ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये इस वाले एग के साथ जुड़ गया तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अगर पोलन ग्रेन आपका स्मॉल टी वाला आया और ये इस एग से फ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा? अगेन पहले डोमिनेंट ही लिखते हैं हमेशा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अगर ये वाला पोलन ग्रेन इस वाले एग से जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। चेंज आ गया नजर? ये जो आपकी जनरेशन है इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या हो रहा था? स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलर जैसे दिखने वाले सारे, है ना। तो इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, ये जो है आपका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो का मतलब होता है अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, आपने देखना है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो आपके पास जनरेशन निकल कर आई है, उस जनरेशन में क्या सारे के सारे बच्चे सेम दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं? तो इसमें कोई रेशो नहीं है, 1 ही है इसका आंसर, है ना। सारे दिखने में तो सारे टॉल हैं, बाहर से मेंडल, सपोज करो आप मेंडल जी की जगह हो और आप वो देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से उन्होंने फ्यूज करा दिया। उनको पता नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है, बट जब उनके बच्चे देखे, नेक्स्ट जनरेशन देखी, तो उनको दिखे सारे के सारे प्लांट जो भी पैदा हुए सारे टॉल हैं। ठीक है, तो फिर उनको लगा कि अच्छा F1 जनरेशन में सारे टॉल हो गए। उनको लगा कि मे बी ये जो छोटा वाला ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि बाहर से देखने पर तो वही लग रहा है। तो फिनोटिपिक रेशो एक तरीके से यहाँ 1 ही है, कोई रेशो नहीं बन रहा है ना। उनको अंदर देखने की उस टाइम पे सुविधा नहीं थी, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ठीक है, इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे, इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं हुई थी। फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया, मैंने कहा उन्होंने खेती करी है बहुत साल। उन्होंने क्या किया, उन्हीं प्लांट्स को आपस में क्रॉसिंग करने दी। ठीक है, उन्हीं प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग करवाई इन बच्चों की, F1 जनरेशन की। ठीक है, तो क्योंकि उनको देखना था कि हुआ क्या, इस वाले के साथ हुआ क्या। ये स्मॉल ड्वार्फ तो कोई प्लांट बना ही नहीं, कोई भी बच्चे में ड्वार्फ वाला कैरेक्टर आया ही नहीं। ठीक है, तो जब F1 जनरेशन को उन्होंने आगे क्रॉसिंग करी तो उनको क्या दिखा, उन्होंने जो आगे बच्चे नोटिस किए F1 जनरेशन की क्रॉसिंग के बाद, कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा अच्छा टॉल निकल गए 3। ये देखो ये क्या है, ये बाहर से देखने में कैसा होगा, लंबा होगा ये प्लांट, कैपिटल टी, बट कैसा है, होमोजाइगस कैपिटल टी, है ना, मैं होमोजाइगस कैपिटल टी, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, और ये कैसा है, बाहर से देखने में तो ये टॉल ही है, ये भी बाहर से देखने में टॉल ही है, बस एक प्लांट है जो आपको ड्वार्फ नजर आएगा। देखो जब मैं 4 पॉसिबिलिटी निकाल रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही बच्चे पैदा हुए। जितने भी इनके बच्चे पैदा होंगे उसमें से 25% ड्वार्फ है, ठीक है, बाकी 75% आपके टॉल दिख रहे हैं। समझ रहे हो? इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है परसेंटेज भी। तो 75% टॉल है दिखने में बाहर से, हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये F1 जनरेशन के लिए अपीयरेंस का रेशो 1 है, बट हम F2 जनरेशन के लिए फिनोटिपिक रेशो देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, 3:1, यानी 75% अगर टॉल है तो 25% ड्वार्फ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये F2 जनरेशन आने तक हमें परसेंटेज मिल जाती है, बट ये फिनोटिपिक है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिनोटिपिक बाहर से देखने पर। तो जो मेंडल है उनको सिर्फ बाहर से ही दिखे। अब हम बात करेंगे जीनोटिपिक रेशो की। जीनोटिपिक रेशो में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, जीन्स देखेंगे हम। ठीक है, अंदर जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, है ना। तो मेंडल उस टाइम पे ये देख नहीं पाए जीनोटिपिक रेशो, बट उनको ये चीज पता चल गई कि अच्छा दूसरे वाले जनरेशन में जाकर फिर से ड्वार्फ वाला कैरेक्टर जिंदा था। इसका मतलब कि ये जो कैरेक्टर्स है ये कभी मरते ही नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स जिंदा रहते हैं हर एक जनरेशन में, चाहे वो दिखे ना दिखे, है ना। तो दिख गया सेकंड जनरेशन में, मतलब ये जिंदा था, राइट, ये कहीं खत्म नहीं हुआ ड्वार्फ वाला कैरेक्टर। क्लियर है? इसी पे बेस्ड उन्होंने आगे हमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया है
है ना। तो 2 लॉज दिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, वो भी हम कवर करेंगे। जीनोटिपिक रेशो की बात करते हैं। तो जीनोटिपिक रेशो का मतलब क्या हुआ कि अंदर जीन्स, बाहर से देखने में तो टॉल है ये 3 और अंदर ड्वार्फ है, क्या अंदर भी वही चीज है? तो उसको हम बोलते हैं जीन, मतलब जहां पे हम जीन्स का रेशो देखेंगे जीनोटिपिक रेशो में। समझ में आया? वी गो इनसाइड, है ना, हम अंदर जीन्स तक पहुंचते हैं। तो अब हम जीनोटिपिक रेशो अगर निकालना चाहें इसका, तो क्या निकल सकता है? उसके लिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉल जो है ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये वाला टॉल कैसा है? हेटेरोजाइगस है। आपने ऐसे कोशिश करना है, अपने हेयर के साथ कोशिश करो, कैपिटल बी स्मॉल बी, फर्स्ट जनरेशन निकालो, फिर F2 जनरेशन निकालो, ठीक है, हर चीज के साथ ट्राई करना है, तभी आपका हाथ बैठेगा, है ना। तो ये टॉल है, पर ये हेटेरोजाइगस टॉल है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, छुपा हुआ है स्मॉल टी, दिखने में टॉल है, बट ड्वार्फिज्म का कैरेक्टर लेकर चल रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका? अब देखो एक चीज और होती है, हम होमोजाइगस टॉल बोलने की जगह होमोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं ना। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट अलील्स हैं, तो ये और होमोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल टी है, होमोजाइगस कंडीशन में और डोमिनेंट है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस है, दिखने में टॉल लग रहा है, डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आया, तो है तो डोमिनेंट, बट कैसा है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये टर्म भी यूज किया जा सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मतलब दिखने में तो डोमिनेंट कैरेक्टर नजर आ रहा है, कैपिटल टी होना चाहिए, बट जब अंदर घुसे तो पता चला हेटेरोजाइगस था, एक स्मॉल टी छुपा हुआ है, ठीक है। अगर हम स्मॉल टी की बात करें तो ये कैसा है? बिल्कुल ही रिसेसिव है, तो यहाँ पर रिसेसिव तो आएगा ही आएगा, बट साथ में क्या आएगा? होमोजाइगस रिसेसिव। क्लियर है? होमोजाइगस रिसेसिव, ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। अगर वेट अ सेक, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, ये चीज नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और परसेंटेजेस भी पूछी जाती हैं आपसे, हम अभी करेंगे उसको, ठीक है। वेट अ सेक, व्हाट एम आई डूइंग? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करना है, पॉज करो, बट लिखना जरूर है आपने। नॉट यूज टू दिस, तो फिर मैं भूल जा रही हूँ कि आपको नोट करने के लिए भी देना है टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या कहा? लेट मी इरेज दिस ऑल, है ना, फिर से बना देते हैं ताकि थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो। ये और ये जब जुड़ रहा है, वेट अ सेक, अच्छा हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेट मी इरेज एवरीथिंग, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, लिखना पहले डोमिनेंट ही है, ठीक है, स्मॉल टी। अब हम जीनोटिपिक रेशो की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? टॉल तो है दिखने में, बट अंदर से क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, है ना, छुपा कर रखा है इसने ड्वार्फिज्म का कैरेक्टर। वैसे ही यहाँ भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये लास्ट वाला होमोजाइगस रिसेसिव। शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। अब हम इसका जीनोटिपिक रेशो जब निकालने लगते हैं, एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, फिर रेशो लगा देना, कितने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है? 2, इनका सेम है, और होमोजाइगस रिसेसिव कितना है? 1, तो 1:2:1 क्या हो गया आपका? जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक रेशो आपका फॉर F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, देखो इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पकड़ा है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने F1 जनरेशन पढ़ी, F2 जनरेशन पढ़ी। F1 जनरेशन का हमने पहले फिनोटिपिक रेशो PR देखा, क्या है? कुछ नहीं है, 1 ही है। फिर हमने इसका जीनोटिपिक रेशो देखा, GR, सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई रेशो नहीं बन रहा है, 1, ठीक है। फिर हम F2 जनरेशन पर जब आए तो हमें जो फिनोटिपिक रेशो था वो कितना दिखा था? बाहर से देखने में तीनों टॉल हैं, 75% बच्चे टॉल लग रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स 3:1। और अगर हम
जीनोटिपिक रेशियो देखें तो वो कितना हो गया 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, इसको नोट कर लेना आपने, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी गई है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करते हैं। अब मैंने आपको एक टर्म यूज की थी यहाँ पे, सेल्फ क्रॉस, है ना, बहुत सारी टर्म्स यूज होती है, सेल्फ क्रॉस, रेसिप्रोकेटिव क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं इनका मतलब क्या होता है। सेल्फ क्रॉस का मतलब होगा कि यूजुअली अपने ही जो प्लांट के जैसा जीन्स वाला या उसके ही सिबलिंग्स के साथ क्रॉस, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल टी, है ना, तो वो सेल्फ क्रॉस कैसे हो गया, हमने पीछे करवाया था कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, दिस इज सेल्फ क्रॉस, अपने ही सिबलिंग्स F1 जनरेशन में आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराई, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, सपोज करो कि आपको पता नहीं है इसके अंदर का जीन्स क्या है, तो आपने क्या कर दिया, इसको रिसेसिव से क्रॉसिंग करवा दी, दिस इज टेस्ट क्रॉस। इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा ये पेरेंट, ये जो इंडिविजुअल था इसके अंदर के जीन्स कैसे थे, किससे पता चलता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किससे करवाते हैं हम हमेशा, रिसेसिव से, ठीक है। अब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम ऑपोजिट कर देते हैं, ठीक है, ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कभी, है ना, बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, टेस्ट क्रॉस एंड सेल्फ क्रॉस बहुत बार पूछे जाते हैं। सेल्फ क्रॉस अपने ही इंडिविजुअल के साथ, ठीक है, सिबलिंग के साथ, F1 जनरेशन में आपस में हो रही है क्रॉसिंग, और टेस्ट क्रॉस में आप स्मॉल टी के साथ कर रहे हो, सॉरी एक होता है बैक क्रॉस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेसिप्रोकल में हम जेंडर्स यूजुअली चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा, एक आपका जनरेशन है, प्रोजेनी है, प्रोजेनी का क्रॉस करवा देंगे उसके पेरेंट के साथ, समझ रहे हो, यानी कि ये जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना, इसका हमने क्रॉस किसी एक पेरेंट के साथ कराया, या तो इसके साथ या तो इसके साथ, कोई भी पेरेंट, ठीक है, कोई भी पेरेंट हो उसके साथ करवा दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। वापस चला गया, प्रोजेनी का पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा दी, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा तो नहीं है, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बचती हैं, ठीक है, तो हम आगे भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जिनको हमने डिटेल से स्टडी करना है, और इस सीरीज़ में हम यही चीज़ कंटिन्यू करेंगे, इन डेप्थ हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी मैं आपको हमेशा हाईलाइट करते रहा करूँगी, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब भी मैं सेशन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो इट्स बेटर कि अगर आप खुद जाकर उसको रिसर्च करो, क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेगर मेंडल जो है वो किस चीज़ के फादर कहलाते हैं, है ना, फादर ऑफ व्हाट, फादर ऑफ, है, ठीक है। और एक चीज़ पूछा जा सकता है आपसे, जैसे हमने डीएनए और आरएनए की बात की, तो आप मुझे ये बताना, सर्च कर लेना अपने लिए, है ना, इट्स गुड कि अगर आप सर्च करो तो जो डीएनए का मॉडल है वो किसने दिया और कब, व्हेन एंड हु, है ना, किसने मॉडल दिया, कब दिया, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवर्ड बाय होम एंड व्हेन, है ना, किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, क्लियर है। आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक रहा, ये पूरा जितना भी हमने सेल से लेकर हमने स्टार्ट किया, ठीक, डीएनए वगैरह सब पढ़ लिया, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देख लिया, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, ठीक है, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को हमने क्विकली स्टडी किया, ठीक है, और फिर हमने जो बेसिस, जो फाउंडेशन हमने ले किया था, उसके बेस पे फिर हमने मेंडल के बारे में पढ़ा। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह इसमें बचते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पाइसम से डाइवम याद रखना है, किस तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स यूज किए गए थे, और उन कैरेक्टर्स में से कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, उसका थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट होता है क्रॉसिंग, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, F1 जनरेशन के लिए कितना होता है, मोनोहाइब्रिड में नहीं होता है, 1 होता है, राइट, बट जो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन होता है ना, तो वो कितना होता है, वो सब आपको याद रखना है।
तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। ये बस बिगिनिंग थी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अंटिल आपके सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो हम इन डेप्थ घुसेंगे और हर एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।